नमस्कार। बजट से उम्मीदों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बजट आने में कुछ ही दिन हैं, तो अब अलग अलग सेक्टर पे हम बातचीत कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि उनकी उम्मीदें किस तरह की हैं, किस तरह के डेवलपमेंट्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आने वाले समय में क्या ऐसे फैसले होंगे जिससे उनके सेक्टर की री रेटिंग की पॉसिबिलिटीज होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो शुरुआत कर लेते हैं हमारी इस खास पेशकश में, जहां पर बजट आने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 100 साल में सबसे शानदार बजट के बयान के बाद इस साल के बजट से सभी की उम्मीदें जो है वो काफी बढ़ गई हैं। इसमें केमिकल सेक्टर भी शामिल है और केमिकल सेक्टर के कई मायनों में ये सेक्टर काफी अहम है। एक तरफ तो एग्रो, फार्मा, तेल गैस, टेक्सटाइल, ऐसे कई सेक्टर्स हैं जिनको केमिकल सेक्टर से कच्चा माल मिलता है, तो दूसरी ओर रोजगार और निवेश के मोर्चे पर भी इस सेक्टर की काफी बड़ी भूमिका है। तो इस आत्मनिर्भर बनने में केमिकल सेक्टर का क्या बड़ा रोल रहेगा, इस सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं वित्त मंत्री से और उन्हें इस बजट में क्या मिलता है, इन सब पर हम बातचीत करेंगे हमारी इस खास पेशकश में। तो आज बजट से उम्मीदें में हम बातचीत करने वाले हैं केमिकल सेक्टर में और हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ विनाती सर्राफ है जो कि विनाती ऑर्गेनिक्स की एमडी हैं और साथ ही साथ सावंत साहब भी हैं जो कि डेलॉयट के पार्टनर हैं। विनाती मैम हमारे बजट के पैनल में भी एक अहम रोल निभा रही हैं और उनसे हमने काफ़ी चर्चा उसके बारे में भी की है। और एक क्रूशियल पार्ट इस सेक्टर में जो है वो इनकी कंपनी भी निभाती है। विनाती ऑर्गेनिक्स लगातार इस सेक्टर में अच्छी आउट परफॉर्मेंस भी देती रही है और काफ़ी समय से हमें गाइड भी कर रही है कि इस सेक्टर में किस तरह से फेरबदल किया जाए जिससे आने वाले समय की स्थिति और बेहतर होते हुए दिखाई पड़े। चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो विनाती मैम आप ही से ये बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि इस सेक्टर में बहुत सारे डेवलपमेंट रिसेंटली हुए भी हैं और उम्मीद ये लगाई जा रही है काफ़ी बड़े फैसले हो भी सकते हैं। बहुत कुछ है यहाँ पे, आत्मनिर्भर को लेकर, एंटी डंपिंग ड्यूटीज को लेकर, डिमांड बढ़ती हुई, सप्लाईज की कंसर्न को लेकर। आप सबसे पहली चीज क्या उम्मीद लगा के चल रही है, क्या होगा सेक्टर में? देखिए, ये सेक्टर जैसे कि आपने कहा इसमें अलग अलग कंपनीज अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है जो अलग यूजेस में जाते हैं, चाहे वो एग्रो हो, फार्मा हो। कोई कंपनीज इंपोर्ट करती है चाइना से, कोई वहाँ एक्सपोर्ट करती है, कोई ग्लोबली एक्सपोर्ट करती है, कोई चाइना से compete करती है। तो इट्स एवरी कंपनी हैज अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट। अभी जहाँ तक कि मेरी कंपनी का सवाल है, वी आर मेक वेरी नीश केमिकल। ज्यादा करके हम जो एक्सपोर्ट करते हैं 75% ऑफ आवर प्रोडक्ट्स ऑफ आवर सेल्स कम फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। तो एक तो मेरी ऐसी इच्छा है गवर्नमेंट से कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव थोड़े और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए फॉर केमिकल प्रोडक्ट्स। ग्लोबली अपनी इंडियन इंडस्ट्री का ग्लोबली केमिकल इंडस्ट्री में काफी छोटा अभी तक परसेंटेज है। मैं कहाँ पढ़ रही थी, इट इज अबाउट 3% ऑफ द ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्री। तो हम अगर चाहें कि ये परसेंटेज कैसे बढ़े, तो एक तो जो मन में ख्याल आता है कि डेफिनेटली आप एक्सपोर्ट इंसेंटिव जो कि हमको कभी 2% मिलता है, 1.5% मिलता है, जबकि वी आर प्योरली डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट एंड यू नो वी आर वन ऑफ द ओनली मैन्युफैक्चरर्स ऑफ दोज प्रोडक्ट्स इन इंडिया। तो एक ये जरूर गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा, डेफिनेटली गवर्नमेंट PLI स्कीम्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फार्मा सेक्टर में भी बात है करने की, केमिकल सेक्टर में भी है बात। उससे भी काफी इन्वेस्टमेंट को लेके फायदा तो होएगा ही, थोड़ा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कम हो जाएगा। तीसरा, अभी भी केमिकल इंडस्ट्री में जगह जगह हम टॉकिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया अप्रूवल्स लेने में टाइम लगते हैं, चाहे वो एनवायरमेंट क्लियरेंस के हो, दूसरे टाइप के अप्रूवल्स हो। वो थोड़ा अप्रूवल्स एक्सपीडाइट कर दे तो उससे भी थोड़ा फायदा रहेगा। तीसरा कि डेफिनेटली जो चाइना से इंपोर्ट्स की बात हो रही है, एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ा लेनी चाहिए। तो वो उस डायरेक्शन में तो बातचीत चली रही है। तो बहुत सारी मांगों की बातचीत विनाती मैम आपने की, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि इस पिछले बजट में करीब करीब 2% के आसपास का जो एक्सपेंडिचर है वो सरकार इस सेक्टर में करती है, तो बहुत छोटा अभी एक एक्सपेंडिचर इस पूरे स्पेस में होता है। हमारे साथ सावंत साहब भी मौजूद हैं, पार्टनर डेलॉयट के। सर, बजट पे में इस सेक्टर पे बहुत बड़ा खर्च तो अब तक है नहीं। विनाती मैम ने कई सारी बातचीत की जिसमें इस सेक्टर में डेवलपमेंट की भी बात है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो लगातार सेक्टर में इंपोर्ट की कंसर्न उठे रहे हैं, अब तक जो कॉस्ट बढ़ी रही है, ड्यूटीज भी लगी हैं, आप कैसे देख रहे हैं, क्या क्या उम्मीदें आप मान के चल रहे हैं? तो सुमित, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। तो मैं देख रहा हूँ ये सेक्टर में एक सबसे बढ़िया चीज़ ये सेक्टर के बेनिफिट में है कि पहले से ये सेक्टर FDI के लिए ओपन है। दैट मीन्स इट इज़ 100% अप्रूवल जो ऑटोमेटिक रूट में है, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स फॉर सम हैजार्डस केमिकल।
सो उसके बेसिस पे दिस सेक्टर हैज अ ह्यूज पोटेंशियल टू ग्रो। नाउ एक्सपेक्टेशन जो हमारी है, एक तो आपने और विनोदी जी ने जैसे बोला, इंपोर्ट्स आर क्वाइट अ बिट, एंड ऑफ कोर्स हमारे एक्सपोर्ट भी है। चाइना इज ऑल्सो वन ऑफ द डोमिनेंट प्लेयर्स वेयर वी आर इंपोर्टिंग, but that import substitution for which the benefits, which is whether it is by way of furthering the benefits of duty drawback, whether it is अभी एक नई स्कीम भी सरकार ने जो लिखा है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेशन ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, सो उसमें बजट अभी अमाउंट फिक्स नहीं हुआ है। सो अगर ये बजट में वो अमाउंट दे तो दैट इज अ बिग बेनिफिट फॉर द केमिकल सेक्टर। Chemical sector में we are already at a stage where there is a huge amount is invested in innovation, क्योंकि इतनी ग्लोबलाइजेशन के बाद एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू और जब क्वालिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर्स, so every company more or less the larger companies they have invested huge amount, so वो incentive जब तक R&D में बढ़ेगा नहीं and as much as possible, it is not that people will be able to invest, and that is where the niche has to be brought in terms of competitiveness globally अभी क्या हो रहा है with most of the companies globally which are multinational, global multi, they have a fundamental allocation for R&D which is huge, which now Indian companies are also doing, but they need certainly a support of the budget, I would say, as an allocation के कैसे innovation में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके, उनका बेनिफिट दे, वेदर बाय वे ऑफ इनकम टैक्स और बाय वे ऑफ एनी अदर सपोर्ट इन फैसिलिटेशन। मैं बोलता हूँ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके बना सकते हैं, जो विच कैन बी हेल्पफुल इवन टू SMEs एंड अक्रॉस द सेक्टर, बेस्ड ऑन विच वी बिकम फंडामेंटली सो स्ट्रॉन्ग के अल्टीमेटली वो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन जो अभी बात हुई, आपने भी बोला आत्मनिर्भर द बेसिक पर्पस ऑफ आत्मनिर्भर इज दैट वी प्रोड्यूस अवरसेल्फ फॉर आवर कंजम्पशन एंड मे बी ग्लोबल कंजम्पशन ऑल्सो। तो उसके लिए अगर हम वो एट पार विद द ग्लोबल सप्लाईज नहीं आएंगे इन टर्म्स ऑफ आवर कैपेबिलिटीज, देन इट मे नॉट बी। सो दैट इज वेयर आई वुड सजेस्ट दैट द गवर्नमेंट शुड लुक एट इट, एंड आत्मनिर्भर के साथ मेक इन इंडिया भी इतना बड़ा प्रोग्राम ऑलरेडी है। तो this program, and we have seen in the right now, I would say that we have to ride the wave also. The capital is हमारे जो FDI है, which has grown from some 400 odd to $580 billion over the last 1 year, from December 19 to December 20। और जो capital is such an important thing, उसकी कमी भी अभी अगर wave में if we bring in some tax reforms, then that capital coming into the industry would take the industry to the next level. Okay. सावंत साहब, वैलिड पॉइंट आपने उठाया कि इंपोर्ट्स की बजाय अब जो सेल्फ डिपेंडेंसी है उसके ऊपर काम किया जाए और एक R&D के ऊपर बड़ा खर्च भी किया जाए। विनाती मैम, क्योंकि इस सेक्टर में एक बड़ी खासियत है, इसमें इतने वाइड वर्सिटी है कि आपकी एग्रो केमिकल अलग तरह से काम करते हैं, पेंट के लिए केमिकल अलग तरह से काम करते हैं और फार्मा केमिकल अलग तरह से काम करते हैं। बहुत बड़ा सेक्टर है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। तो इस विशाल दायरे में सबकी अलग अलग तरह की कंसर्न है। कहीं पर यहाँ इंपोर्ट की ड्यूटीज लगानी जरूरी है जहाँ पे डंप हो रहा है चाइना की तरफ से या बाकी इकोनॉमी की तरफ से, कहीं पर सिंगल विंडो क्लियरेंस की जरूरत है, कहीं पर फंड को लेकर कंसर्न है, R&D की बहुत मेजर वहाँ पे जरूरत है। आप इस सेक्टर से काफी समय से जुड़ी हुई हैं, आपकी कंपनी भी वहाँ पे कार्यरत है। आपके हिसाब से मेजरली अभी जो प्राइमा फेसी अगर थोड़ा एलोकेशन भी बढ़ता है बजट में, तो पहली किसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए? ये तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर पे होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर केमिकल इंडस्ट्रीज। जैसे हम इंडस्ट्रियल जोन में ज्यादा करके हम हमारे केमिकल यूनिट्स लगाते हैं जहाँ की कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स रहते हैं। तो अभी भी अपनी कंट्री में ये जैसे जो जोन्स है वो काफी कम है कंपेयर टू, आप अगर जैसे चाइना का एग्जांपल ले कि कहाँ और का भी एग्जांपल ले, तो इस टाइप के जोन्स डेवलप करना बहुत ही जरूरी है। सेकेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर को संबंधित ही पोर्ट्स की भी कमी है यहाँ पे, पोर्ट से इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ये सब मतलब आज जैसे कि सावंत साहब कह रहे हैं कि कैपिटल तो अवेलेबल है, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी रेडी हैं, पर वो फिर भी इंडिया में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? क्योंकि वो जब यहाँ आके इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं ना, बस वहाँ ही वो रुक जाते हैं। उनको लगता है अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ काफी कमी है। तो सब टाइप की केमिकल इंडस्ट्री, चाहे वो एग्रो हो, पेंट्स हो, फार्मा हो, सबको फायदा होएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग एक बड़ी प्रायोरिटी, और वो भी केमिकल से सेक्टर से जुड़ी हुई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। सावंत साहब, क्योंकि आप इतने डीपली सेक्टर को देख रहे हैं,
डंपिंग ड्यूटी कुछ हद तक गवर्नमेंट ने लगाई है, डंपिंग को रोका भी है। क्या आपको लगता है रीरूट हो रहा है, चाइना से नहीं तो किसी और इकोनॉमी से घूम के आ रहा है, इस तरह से डंपिंग हो रही है इस पूरे सेक्टर के अंदर? और ऑब्वियसली बात है, ये पहली प्रायोरिटी की इंपोर्ट पे रोक लगाई जाए और बेटर है कि आप अपनी इंडिजिनस जो इंडस्ट्री है उसको ही बढ़ावा दिया जाए। तो कोई और चीज जिसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए गवर्नमेंट को? Dumping, anti-dumping, for a long term, short term is one part of the way that the government tries to curb any such imports which not desirable for the local industry. Domestic industry को क्या चाहिए? That one is till the time they are ready for that ingredient or that raw material which they need for ultimate finished product. वो अगर गवर्नमेंट गेट्स इनटू द बेसिक्स एंड गोज इनटू द डिटेल, एंड मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा कि इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल में अगर मुझे ड्यूटी कम कर होती है और फिनिश गुड्स की इंपोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ा सकते हैं इन सेवरल केमिकल्स दैट वी कैन सी, then also the domestic, it is a long term solution. Anti dumping may not be a long term solution also, but it is very important because the government has to ensure कि हमारी domestic industry रातों रात को कुछ डैमेज नहीं हो जाए। So वो like मैंने बोला आपको एग्जांपल दूंगा, नॉन यूरिया फर्टिलाइजर वेदर पोटेशियम और फॉस्फेट और बेसिक मटेरियल, उसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि मेरा रॉ मटेरियल की ड्यूटी इतनी है कि आई कैन नॉट बी कॉम्पिटिटिव। One, then the people will, and finished goods की duty, the people will be importing the finished goods as the domestic industries के पास capacity है, knowledge है, technology है to produce. So such, and then there are several such acids also, like so much of acid, nitric acid, acetic acid, all these are imported from China. Why can we not have that platform in terms of, okay, you can, like API हो रहा है, API also is a major concern in the first place because $2 billion का API चाइना से आ रहा है या जहाँ बाहर से भी दूसरे कंट्री से भी। So likewise here, time being, it is they can curb it by reducing the duties in terms of the raw material, increasing if at all they can in the finished good, so that the domestic industries get on its and then becomes competitive. Once it gets to a matured level के जहाँ competition कर सकते हैं global players के साथ, फिर आप फिर से rationalize कर दो, या you can bring it at par with when the duties are. There is somebody will argue with me कि चलो ड्यूटी ड्रॉबैक है, आपके पास इम्पोर्ट ड्यूटी करे हो, आप फिर एक्सपोर्ट करोगे ड्यूटी, but duty drawback has also its concerns about how much and what and the timelines also by which the duty drawback. So duty drawback actually also needs to be given push, and that would be a better solution versus a solution of just an anti-dumping that we may be looking at as a government. This would be my thoughts. नातिम सावंत साहब जो बात अभी कह रहे हैं कि घरेलू इंडस्ट्री में अच्छा ट्रिगर बन सकता है अगर विदेशी इंडस्ट्री के ऊपर कुछ भी कर्टेल लगता है। रिसेंट एग्जांपल्स थे कि चाइना में जो प्लांट बंद हुए थे उसके बाद भारतीय कारोबार या भारतीय कंपनियों पे एटलीस्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अच्छा बिजनेस उन्हें मिला है। तो क्या हम हैं इस सिचुएशन में, क्या इतने वेल पोजीशनड हम हैं कि अगर वहां पे बिजनेस कुछ भी लॉस होता है या किसी और एशियन इकोनॉमी में बिजनेस लॉस होता है तो उसका बिजनेस हमको आता हुआ दिखाई पड़ेगा? देखिए, दो बात, पहले तो जो सावंत साहब ने कहा एकदम सही कि एंटी डंपिंग इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, क्योंकि आप वो लगाएंगे तो उससे किसी ना किसी को यहाँ नुकसान होगा, उनके कॉस्ट बढ़ेंगे ओवरऑल। तो ओवरऑल इंडस्ट्री में, देश में कोई काफी चीजों के कॉस्ट भी बढ़ेंगे अगर आप जितनी ज्यादा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे। बट एनीवेज इट वर्क्स सम प्लेसेस, इट डजंट वर्क। आई थिंक एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स इज अ बेटर वे। सेकेंडली, जो आपने कहा, जो चाइना में जैसे काफी शटडाउन हुए एनवायरनमेंट के कारण, थोड़ा यूएस चाइना एंटायर जो ट्रेड वॉर चल रहा था, उससे क्या इंडियन इंडस्ट्री को, इंडियन केमिकल इंडस्ट्री को बेनिफिट हुआ? इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। वाई? बिकॉज वी वर नॉट प्रिपेयर्ड with our infrastructure, with our approvals, whatever may be the reason. In fact, a bulk of that share went to countries like Vietnam and Mexico, and we were able to grab just a very little of that share. Again, it will come to your inherent strength, just whether it is innovation, R&D, infrastructure, ease of raw materials, all those ease of land, availability of labor, those kind of inherent strengths is what make an industry viable. इनफैक्ट आपने जो एक पहली बात की थी कि सिंगल विंडो क्लियरेंस की बहुत सख्त जरूरत है, और अगर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट काम करती रहेगी तो जरूर सिचुएशन और बेहतर होते हुए दिखाई पड़ेगी। सावंत साहब, लेकिन ये जो साल 2020 गया है और पेंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा चर्चा बढ़ गई है कि
इन्वायरमेंट के साथ फ्रेंडली चीज़ों पर काम किया जाए, स्पेशली एग्रोकेमिकल स्पेस में इस पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं अब होने लग गई हैं। तो ये सेक्टर के लिए R&D स्पेंडिंग और बढ़ सकती है और ज़्यादा इसमें काम करने की ज़रूरत दिखाई पड़ रही है अब। यहाँ पर आप क्या उम्मीदें लगा के चल रहे हैं? सुमित, आई थिंक यू टच्ड ऑन द राइट पॉइंट कि इसकी ये एग्रोकेमिकल जो है एज अ सब सेक्टर ऑफ केमिकल्स, एग्रोकेमिकल की कास्केडिंग इफेक्ट इतनी ज्यादा पूरी इकोनॉमी पे है, एंड आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू इन अ मिनट कि एग्रोकेमिकल फॉर ऑफ कोर्स टेक्निकल्स नाउ हमारी जो सब बड़ी कंपनीज है इंडिया में, दे कॉम्पीट वेरी वेल एंड ऑन द नॉट ओनली कॉम्पीट, वो भी दुनिया भर में जाके अब कंपनियां एक्वायर कर रही है. So we are matured as an agrochemical industry in India, quite matured, and the large even multinationals are present in India. The agrochemical there are two aspects. One is the selling of the chemicals, whether as formulations or technicals as a B2B or a B2C. But the impact is direct on the agriculture, and agriculture yield is one, and the income for the farmers is another. The biggest impact that we can bring in by reforms is that if the same agrochemical can be diverted or given incentives for environment friendly technology, like I was hearing from somebody solvent say aqua base karke, then they are trying to use the more of the organic stuff in the agrochemicals, but that has to come by way of an incentive. It will, and the cascading effect that I am saying is that if that happens, then one is the environment, which long term which is going to be very important. If we keep on dumping pesticides जो बहुत नुकसान कारक है, तो वो तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है नेक्स्ट जनरेशन को, एनवायरमेंट को भी, वेदर को भी, क्लाइमेट को भी अल्टीमेटली. दूसरा, वो फार्मर जो है अपने यील्ड शॉर्ट टर्म में यील्ड बढ़ाने के लिए अपनी सॉइल बिगाड़ रहा है एट टाइम्स. तीसरा, डिस्पोजेबल इनकम विल आल्सो इंक्रीज इन अ लॉन्ग टर्म इफ यू एजुकेट देम एंड देन गिव देम इंसेंटिव्स व्हिच कैन रिड्यूस इट, लाइक 18% taxes on a GST on a agrochemical. If that is rationalized, that is something which will help, and then farmer will convert into a rural economy, because rural consumption is such an important. You look at any FMCG, they are now banking or rather having a huge strategy on a rural demand. ये हमारी इकोनॉमी में रूरल इकोनॉमी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, FMCG प्रोडक्ट, you see the whole cycle how one agrochemical industry can impact the economy. And for which I will again come to what Vinati ji is saying, that infrastructure is so very important. PCPIR, plastic parks, all we are doing, but that's something which will be the base of the growth. तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए. इसके अलावा R&D स्पेंडिंग पे गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस होनी चाहिए, और डंपिंग ड्यूटी एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए. अब तक की चर्चा में हमने ये सब बातचीत की. एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे. हमारे साथ दोनों ही जानकार मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करते रहेंगे ब्रेक के बाद. आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बजट से उम्मीदें, और हम बात कर रहे हैं केमिकल सेक्टर को लेकर. हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं चर्चा में बातचीत करने के लिए, और विनाती सर्राफ, MD विनाती ऑर्गेनिक्स की, और साथ साथ सावंत साहब मौजूद हैं हमारे साथ, डेलॉयट के पार्टनर हैं. विनाती मैम, बहुत देर से हम मैक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं, क्योंकि आपकी कंपनी लगातार अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर बातचीत करती है, और अलग अलग सेक्टर्स में स्पेशली FMCG के लिए भी, पेंट के लिए भी, बड़े केमिकल कंपनीज के लिए भी आप सप्लाई करते हो प्रोडक्ट्स में. माइक्रो लेवल पर कुछ ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर जो आपको लगता है कि हाँ, इसमें फेरबदल हो जाए तो सेक्टर में एटलीस्ट आपकी कंपनी के लिए या आपकी जैसी जो बाकी पीयर कंपनीज हैं उनके लिए बड़ा रिलीफ होगा? देखिए, टैक्स स्ट्रक्चर में ऑन अ कॉर्पोरेट लेवल तो काफ़ी कुछ गवर्नमेंट ने लैक्स किया था. लास्ट बजट में भी दे रिड्यूस द कॉर्पोरेट टैक्स रेट. उसके पहले भी इफ यू सेट अप डू एन इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू कंपनी, यू गेट अ लोअर टैक्स रेट. तो टैक्स का तो कोई मेरी खास एक्सपेक्टेशन नहीं है एट अ कॉर्पोरेट लेवल. Of course, one thing is as a listed company is जो dividend distribution tax उन्होंने निकाल दिया, and dividend is taxed in the hands of the shareholders. That I would much rather have preferred that we go back to the DDT, but that's a personal wish, not from the point of view from a company. सावंत साहब, इस सेक्टर में कैपेसिटीज को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि जितनी कैपेसिटीज है, कैपेसिटी को और कैसे बूस्ट किया जाए, कैसे से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाया जाए, नई कैपेसिटीज ऐड कैसे की जाए,
आप कैसे देख रहे हैं इसको? सो कैपेसिटी दो तरीके से देखनी पड़ती है, बिकॉज दिस अ फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड एंड हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर चेंजिंग. इट इज नॉट द ओनली द कंज्यूमर डिमांड. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कंज्यूमर डिमांड एंड अ कंज्यूमर प्रेफरेंस. एंड व्हेन द प्रेफरेंस इज चेंज, नेचुरली जो केमिकल इंडस्ट्री है या जो भी इंडस्ट्री है उसको भी उसके हिसाब से अलाइन करना पड़ता है. सो कैपेसिटी मैंने बना दी है फॉर प्रोड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर से बेसिक केमिकल, एंड बेसिक केमिकल की जगह मेरे डिमांड में द फॉर्मुलेशन रिक्वायर्ड बाय माय कंज्यूमर, द इंडस्ट्रीज हुम आई केटर अलग हो रहा है, बिकॉज द अल्टीमेट कंज्यूमर इज डिमांडिंग डिफरेंट थिंग. So उसके और maybe even government policies is demanding different things. So that is where the capacities, the flexibility of the capacities will also have to come in, or the additional capacities or specific available capacity for the change. So as of now, if you see, the demand is quite a bit. Indian industry, chemical industry is almost working at good utilization of their installed capacities. But they will find a challenge with the fast changing world, where the businesses are going to be more demanding from the actual end product that they want, and then go capacity. And capacity is not about just the machinery. It's not about कि कितना टन मैंने निकाला. Capacity is about technical knowledge, technical मेरे पास कितना technical knowledge है and technology है, because that technology is going to be, and then it will be मैं मुझे technology किसी से लेनी पड़ेगी. So that is where I come to my first point कि अगर government starts giving incentive, then the companies will be more geared to build the capabilities for any such preference changes and changes in the technology that the companies will need to be doing. So ये बहुत essential चीज है in terms of capacity and capacity building. And again, capital is available for where actually there is a good business, ethical business, and which is a good management. So this is something which the government can provide with by way of incentives in the. Of course, government has already, if you look at it from the capex and the research, where you have a dedicated research which is approved, then they give 150% deduction for the research, okay, which was of course 175% earlier. That now will have to be different in terms of facilitation. Okay. And I would once again say that why should not government give centers of excellence? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सावंत साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और अपने व्यू पॉइंट हमें बताने के लिए, और नाती मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी गाइडेंस देने के लिए, हमें बताने के लिए किस तरह की उम्मीदें हम मान के चलें इस बजट में सरकार से, कैसी चीज़ें होनी चाहिए, कैसे फेरबदल होने चाहिए. लेकिन की पॉइंट जो हमने बातचीत जिनकी की उसमें खास ये है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराइए, खास ये है कि आप एंटी डंपिंग ड्यूटी का एक टेम्परेरी सोल्यूशन ना देखिए, एक परमानेंट सोल्यूशन दीजिए. इसके अलावा आने वाले समय में कुछ ऐसा फेरबदल किया जाए कि R&D स्पेंडिंग के अंदर बढ़ावा मिले, और सबसे क्रूशल पार्ट जो वो ये कहता है कि आप इस सेक्टर में डिमांड को बढ़ाइए, इंडिजिनस डिमांड को बढ़ाइए और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराइए. इससे घरेलू कंपनियों को उस तरह का फायदा मिले जो विदेशी कंपनियों से अभी भारतीय कंपनियों को नहीं मिल पा रहा है. तो फेरबदल की उम्मीद बहुत सारी है, और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि शायद इस तरह के बदलाव हों तो सेक्टर की री रेटिंग की पॉसिबिलिटीज गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकती है. हमारी इस खास पेशकश में इतना ही. नमस्कार.